पंचकोशी मेला, आधुनिक भारत के इतिहास लेखन के कुछ साहित्यिक स्रोत, आलोचना का जनतंत्र, आधुनिक साहित्य में दलित विमर्श, 1857 भारत का पहला मुक्ति संघर्ष, साहित्य का नया सौंदर्य शास्त्र, समकालीन कहानी का समाज शास्त्र, कुछ समय बाद इत्यादि इनकी चर्चित पुस्तकें हैं। 1857 के योद्धा कुंवर सिंह पर केंद्रित नाटक सुराज और काव्य संग्रह वुहान और अन्य कविताएं शीघ्र ही प्रकाश्य हैं। आदरणीय चौबे जी को वर्ष 2000 में संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा लेखकों को दी जाने वाली राष्ट्रीय फेलोशिप भी प्राप्त हुई थी। वह फिलहाल जेएनयू के भारतीय भाषा केंद्र में हिंदी के प्रोफेसर हैं और लगातार अपने सकारात्मक रचनात्मक लेखन से हम सबको आलोकित करते रहते हैं। तो अब मैं बिल्कुल भी विलंब न करते हुए आदरणीय प्रोफेसर देवेंद्र चौबे जी को आज के विशेष व्याख्यान के लिए आमंत्रित करता हूं। आप सबका नमस्कार और सबके प्रति आभार कि किसी बहाने हम लोग को मिलने का मौका मिला। जाहिर है कि जब प्रोफेसर सत्यकाम जी से इस बारे में हमारी चर्चा हो रही थी तो बहुत दिनों से हम लोग बात कर रहे थे कि कोविड के चलते कुछ समय से जो संवाद हो रहे थे आपस में बैठ करके एकेडमिक जगत में बहुत कम हो गए थे। ऑनलाइन तो काफी कार्यक्रम हुए, लेकिन जो हम आपस में बैठ के जो बातचीत करते हैं, जो विचार विमर्श करते हैं, उसका एक अलग महत्व होता है और एक सतत प्रक्रिया होती है। और इसी क्रम में जब उन्होंने मुझसे चर्चा की कि हमारे यहाँ कुछ व्याख्यान हो रहे हैं और एक बार हम लोग बातचीत करें, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने मुझे इस व्याख्यान के लिए आमंत्रित किया। और जाहिर है कि भारत की आजादी का अमृत महोत्सव हम लोग पिछले वर्ष से मना रहे हैं और लगातार मतलब इसको लेकर के पूरे देश में तरह तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं और इससे भारतीय राष्ट्र के प्रति, भारतीय समाज के प्रति और देश के प्रति एक अलग तरह का भावबोध पैदा होता है। यह बहुत जरूरी भी है इस तरह के कार्यक्रम का करना, क्योंकि अंततः हमारी जितनी भी कोशिशें होती है या जितनी भी संरचनाएं होती है, उसका एक बड़ा लक्ष्य होता है कि राष्ट्र के विकास में, राष्ट्र की सोच में हमारा अवदान कितना हो सकता है। ठीक है, रूटीन काम हम करते रहते हैं, लेकिन उससे हट करके अगर हम कुछ ऐसा करते हैं तो यह कहीं ना कहीं एक राष्ट्र को बौद्धिक रूप से समृद्ध राष्ट्र बनाने में मदद करता है और इसीलिए इस तरह के व्याख्यान की बहुत जरूरत भी है। और आज मैं आप लोग सबके सामने स्वाधीनता आंदोलन और इतिहास के बिखरे स्रोत पर कुछ बातचीत करूंगा और रेफरेंस के लिए हमने एक डोमेन एरिया बक्सर को चुना है। और बक्सर को चुनने के पीछे बहुत सारे कारण थे मेरे। आप गौर करेंगे कि जो साइंटिस्ट होते हैं, जो लेबोरेटरी में काम करते हैं, तो लैब उनकी जो होती है वो लेबोरेटरी होती है जहां पर बैठ करके अपने रिसर्च को लगातार मैपिंग करते रहते हैं कि हमने जितना काम किया, कहाँ कितना आगे बढ़ा, कैसे बढ़ा। ऐसे ही जो समाज वैज्ञानिक होते हैं, सोशल साइंटिस्ट होते हैं, समाजशास्त्री फील्ड वर्क करते हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट पॉलिटिकल प्रोसेस का अध्ययन करते हैं, जाकर के पूरे देश में जाकर के पॉलिटिकल जो संगठन है, संस्थाएं, उनके साथ बैठकर बातचीत करते हैं। ऐसे जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं वे फील्ड में जाकर के काम करते हैं। और इधर तो हाल के वर्षों में एक नया जो ट्रेंड उभरा है पूरी दुनिया में कि हम जिस विषय पर काम करना चाहते हैं उस विषय के बारे में हमें लगता है कि हम बहुत जानते हैं, लेकिन कई बार लगता है कि हमारा जो ज्ञान होता है वो किताबी ज्ञान होता है और किताब के बाहर भी एक दुनिया होती है और उस दुनिया को जानना समझना बहुत जरूरी होता है। हम जो कमरे में बैठ करके पढ़ाई करते हैं, बातचीत करते हैं, और जब उसी साहित्य को लेकर के, उसी पाठ को लेकर के जब आप समाज के बीच जाते हैं, आप देखते हैं कि कितनी सारी चीजें मतलब एक नए ढंग से आपके सामने आकर के खड़ी हो रही है। प्रेमचंद का गोदान हो, किसान समाज, किसान जीवन, वहां पर मजदूर समाज, अब जब जाएंगे लम्ही में तो पूरी दुनिया आपको बदली हुई दिखाई पड़ेगी। और इसीलिए मुझे लगा कि जिस तरह से साइंटिस्ट की एक लैब होती है, समाज वैज्ञानिकों की भी एक अपना डोमेन एरिया होता है, वैसे ही हर लेखक के लिए, हर बौद्धिक व्यक्ति के लिए उसका डोमेन एरिया होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास कोई डोमेन एरिया नहीं है तो फिर आप जितना भी काम कर लें उसकी मैपिंग आप ठीक ठाक नहीं कर पाएंगे। आप जो काम कर रहे हैं उस काम मतलब कितना जरूरी है समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कितना जरूरी है, उसकी मैपिंग करना बहुत जरूरी होता है। और जब यह काम हम लोग ने शुरू किया या मेरे जहन में जब इस बक्सर को लेकर के बहुत सारी बातें आई तो
बक्सर से लंबे समय से हम लोग जुड़े रहे हैं और उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। आप कह सकते हैं कि जो हमारा पूरा जो एक तरह से मतलब जो सब जो यहाँ बैठे सबके कोई ना कोई गांव होते हैं, कोई लैंड्स होती है, जो जमीन होती है, जहां पर आपका एक सामाजिक और सांस्कृतिक एक तरह से विकास होता है। और गौर करेंगे कि यह हर व्यक्ति के साथ होता है। और इसीलिए जब बक्सर के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे थे तो मुझे लगा कि आखिर बक्सर का क्या इंपॉर्टेंस है। ये बात मेरे जहन में इसलिए भी आई कि पिछले दिनों आउटलुक में पिछले साल वहाँ के एडिटर से बात की। उनका एक बहुत अच्छा आजकल कॉलम हो रहा है, आखिरी पन्ने में एक शहर के ऊपर फोकस करते हैं। और उन्होंने मुझे अचानक फोन करके कहा कि देवेंद्र जी आप बक्सर शहर पर लिखिए, आपने बक्सर पर काफी काम किया। और मैंने बक्सर पर आउटलुक में लिखा, 1 पेज का वो नोट्स है, आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग को अच्छा लगेगा। और उसी दौरान मुझे लगा कि आखिर बक्सर पर बात करना क्यों जरूरी है। आप में से जो भी यहाँ इतिहास के अध्येता बैठे हुए हैं या पॉलिटिकल साइंस के अध्येता बैठे हुए हैं, जो राजनीति विज्ञान में दिलचस्पी लेते हैं, आप गौर करेंगे कि जो हमारा भारतीय राष्ट्र है, इंडियन नेशन जो है, जो 1947 में हमारा देश जो आजाद हुआ, स्वाधीन हुआ, यह ऐसे ही आजाद नहीं हुआ। इसकी एक बड़ी लंबी कहानी है, एक लंबा सामाजिक संघर्ष है, सांस्कृतिक इतिहास भी है। और कई बार जब बौद्धिक लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं या आंदोलनकारी लोग भी एक साथ इकट्ठा होते हैं, तो उसके पीछे सिर्फ तत्कालीन परिस्थितियों की बड़ी भूमिका नहीं होती है। उसके पीछे जो इतिहास होता है वो बहुत बड़ा कारक होता है। और जब ही उस बैकग्राउंड में आप जाते हैं, आपके सामने लगने लगता है कि आप किसके लिए इकट्ठा हो रहे हैं। कई बार हमें लगता है कि नहीं, हम अभी इस समस्या का समाधान फिलहाल करने जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप कहीं ना कहीं यह कोशिश करते हैं कि यह समस्या की जो जड़ है उसको भी खोजने की कोशिश करें। और इसीलिए कई बार जो बहुत सारी बातचीत हम लोग करते हैं, कहने के लिए तो हम लोग तत्काल बैठ के बहस कर लेते हैं, विचार कर लेते हैं, लेकिन जब आप उसके बैकग्राउंड में जाते हैं, उसके प्रोसेस में जाते हैं, तब आपको लगता है कि उस पर कैसे उसको देखना जरूरी है। और बक्सर की मेरी बहुत सारी यात्राएं हुई है, बक्सर में बहुत सारी चीजें जिसको लेकर के बातचीत करना बहुत जरूरी है। और आप में से जो भी यहाँ बैठे हुए, मैं कह भी रहा था कि जो राजनीति विज्ञानी हैं, जो इतिहासकार हैं, आप जानते हैं कि बक्सर का जो सबसे अधिक मशहूर है बैटल ऑफ द बक्सर के लिए है। और बैटल ऑफ द बक्सर की जो लड़ाई है 23 अक्टूबर 1764 को हुई थी, 23 अक्टूबर 1764 में हुई थी। अब उस लड़ाई के करीब करीब आप कह सकते हैं कि 200 करीब 250 208 258 वर्ष हो गए हैं। 2014 में 250 साल पूरे हुए इस युद्ध के। तो मैं जब रिविजिट बक्सर को कर रहा था तो मुझे लगा कि बक्सर का भारतीय इतिहास में, भारतीय समाज में, या भारत का जो एक तरह से जो सामाजिक विकास की प्रक्रिया है उसमें इसकी क्या भूमिका हो सकती है। कैसे यह शहर जो है, इस शहर के आसपास की जो स्थितियां कैसे हमें भारत को समझने में मदद करती है। और इसीलिए मैं बार बार इस बात को महसूस कर रहा था कि भारत को समझने के लिए बक्सर जो एक छोटा सा शहर है आज के समय में हिंदुस्तान का, उसको समझना बहुत जरूरी है। आप देखेंगे कि बक्सर की चर्चा जब पूरे भारत में होती है, हिंदुस्तान में होती है, और जब बक्सर पर विचार करने वाले कई सारे लोग हैं, हो सकता है हमारे सामने नहीं हो। बक्सर भी उसी तरह का एक बड़ा शहर है, बड़ा शहर मतलब बौद्धिक शहर है, जैसा कि बनारस है, हरिद्वार है, या ऐसे जितने हमारे एक तरह से नॉलेज के सेंटर हैं जिसे भारतीय ज्ञान की परंपरा से हम जोड़कर देखते रहे हैं। तो बक्सर भी वैसे ही भारतीय ज्ञान की परंपरा से जुड़ा एक बड़ा ही बौद्धिक शहर है। और उसके आसपास का जो पूरा जो क्षेत्र है, बक्सर क्षेत्र है, जब आप विजिट करेंगे, और जाहिर कि आप जब इस व्याख्यान के बाद हम लोग बातचीत करेंगे, कभी मिलेंगे, तो आप कल्पना नहीं करेंगे कि आपको बक्सर शहर में जब जाएंगे तो आपको लगेगा कि बक्सर शहर भी आम शहर की तरह वैसा ही है। वैसे ही सड़क पर गाड़ियां दौड़ रही है, लोग घूम फिर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। लेकिन आप गौर करिए कि वहां की जो बातचीत की जो परंपरा है, बातचीत करने की जो शैली है, कई बार बिहार के बारे में या बक्सर क्षेत्र के बारे में, बक्सर क्षेत्र का मतलब जो भोजपुरी क्षेत्र है, जो शाहाबाद का क्षेत्र है, उसके बारे में कहा जाता है कि जिसके बारे में जॉर्ज गिडर्सन भी कहते थे कि भोजपुरिया लोग होते हैं वो लाठी लेकर के चलते हैं, उनके एक अलग ही तेवर होता है।
तो इसके पीछे एक ऐतिहासिकता काम कर रही है। अचानक जॉर्ज गिरिसन ये बात नहीं कहते हैं। और भोजपुरिया की जब चर्चा करते हैं तो इसके पीछे भी एक खास मकसद है। और कहते हैं कि भोजपुरिया के बारे में जब चर्चा होती है तो कहा जाता है कि ये कहीं डॉक्यूमेंटेड अभी हमें भी नहीं मिला, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि कभी शेर शाह सूरी ने अपनी फौज में एक भोजपुरिया फौज भी बनाई थी, जिसे बक्सरिया फौज के नाम से लोग जानते थे। उसे बगसरिया फौज कहते थे। लेकिन जाहिर है कि ऑफिशियली मेरे पास इसके बारे में कोई प्रमाण नहीं, इसलिए इसके बारे में बहुत कोई चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन कहा जाता है कि चौसा जो युद्ध हुआ था 1539 में बक्सर क्षेत्र में, तो उस युद्ध में उस इलाके के शाहाबाद के लोग बड़े पैमाने पर लड़े थे और वह भी उनकी फौज का एक बड़ा कोर हिस्सा हुआ करती थी, बक्सरिया फौज जो होती थी। और इसको लेकर के लोक में तो बहुत सारी कविताएं भी दिखाई पड़ती है, लेकिन हिस्टोरियन इसको बहुत डॉक्यूमेंटेड मतलब नहीं करते हैं, उसको बहुत वेरीफाई नहीं करते हैं। इसके पीछे हो सकता है इसके जो पर्शियन सोर्सेस हो उनको बहुत सपोर्ट नहीं करते हो। जो उस जमाने में बहुत सारी चीजें जो डॉक्यूमेंटेड होती थी फारसी में होती थी, जो उस जमाने के स्टेट की जबान हुआ करती थी। तो बक्सर क्षेत्र को मैं 3 तरीके से समझने की कोशिश करूंगा। एक जो बक्सर की माइथोलॉजी है, एक जो बक्सर का जो पूरा जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, और तीसरा कि बक्सर पर बात करने का अर्थ क्या मेरे लिए है, या बक्सर क्षेत्र पर बात करने का क्या मकसद है। आप देखेंगे कि जो बक्सर का पूरा जो क्षेत्र है, जो बक्सर के बारे में जो मैं चर्चा कर रहा था कि भारतीय समाज में, भारतीय इतिहास में वह शहर, वह जगह सबसे बहुत इंपॉर्टेंट रहा है जिसके पीछे एक नॉलेज ट्रेडिशन काम करता है। जैसे बनारस का महत्व क्यों है, तो बनारस का महत्व इसलिए कि बनारस में लगातार एक तरह से भारतीय ज्ञान की परंपरा लगातार चलती रही, लगातार बहस होते रहे, शास्त्रार्थ होता रहा, विचार विमर्श होता रहा, और हमेशा वहां से कुछ ना कुछ नया निकल करके आते रहा। और इसीलिए बनारस आज भी आपके जहन में आता है कि हाँ, बनारस एक ऐसा शहर, बौद्धिक शहर है, उसका रूप जो भी आज आपको दिखाई पड़े, लेकिन मूलतः बनारस एक बौद्धिक शहर है और उसकी बौद्धिक परंपरा बहुत स्ट्रांग रही, बहुत ताकतवर रही है। ऐसे ही बहुत सारे शहर हैं जिनकी चर्चा हम लोग करते रहे हैं। जब बक्सर के बारे में जब मैंने थोड़ा सा फील्ड वर्क करना शुरू किया, एक आप कह सकते हैं कि जब मैं फील्ड वर्क कर रहा था 2004 से, तो एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट की तरह भी कर रहा था, एक इतिहासकार की तरह भी कर रहा था, और एक आप कह सकते हैं कि जो ग्रामीण समाज की जो गतिशीलता हो रही थी उसको भी समझने की मैं कोशिश कर रहा था। और उस फील्ड वर्क के दौरान मैंने देखा कि जो बक्सर का जो पूरा क्षेत्र है वो गंगा नदी के तट पर बसा हुआ एक पुराना शहर है। इसे पुराना नाम व्याघ्रेसर कहते हैं। और व्याघ्रेसर के बारे में कहा जाता है कि एक ऋषि थे जो बहुत सारे ऋषि को सताया करते थे, और उसी में एक ऋषि को जब सताया उन्होंने, तो एक बड़े ऋषि ने उनको श्राप दे दिया कि आपका सर बाघ का हो जाए, और कहा जाता है कि तब उनका सर बाघ का हो गया, और इसीलिए उसका नाम मतलब ऐसा बक्सर का नाम व्याघ्रेसर पड़ा। यह भी कहा जाता है कि बक्सर जो शहर है वहां पर जो गंगा नदी का जो इलाका है उसके दक्षिण में बहुत भारी घना जंगल हुआ करता था, जिसे आज भी वहां पर सत्यकाम जी शायद उस इलाके से परिचित हैं। तो वहां पर भी एक जगह है, उसका नाम आज भी चरित्र वन है। वन मतलब जंगल है। और वो एक जमाने में कहते हैं कि पूरा का पूरा जो इलाका था वहां पर उसका जो जंगली क्षेत्र था नदी किनारे से लेकर के दक्षिण भारत के कन्याकुमारी तक फैला हुआ था। और कहते हैं कि श्रीलंका से काफी वेल कनेक्टेड था वो इलाका। वहां पर जो लोग रहते थे वे एक तरह से कह सकते हैं, अगर माइथोलॉजी का सहारा लेंगे तो कह सकते हैं कि वो श्रीलंका का विस्तारित क्षेत्र था एक तरह से, जहां पर ताड़का, सुपनखा या फिर मारीच, ये सब बहुत सारे राक्षस या बहुत सारे रक्ष संस्कृति के मतलब लोगों की चर्चा होती है, जिनका एक अपना ही समाज था, जो ऑटोनॉमस समाज था। कई बार उसके बारे में बहुत सारे समाज शास्त्री कहते हैं कि वो तो आदिवासी समाज के लोग थे जो वहां पर जंगल में रह रहे थे। तो नदी के उस इलाका इतना घना जंगल था कि वहां एक तरह से बाघों की बहुत बड़ी संख्या थी, और इसके चलते भी उस क्षेत्र को मतलब व्याघ्रेसर के नाम से जानते हैं, और ये चीजें लोक में भी काफी प्रचलित है। लेकिन मेरे लिए बक्सर का महत्व 2 कारण से था। जब मैंने बक्सर का फील्ड वर्क करना शुरू किया, मैंने देखा कि वहां का हर व्यक्ति एक तरह से कुछ नॉलेज की बात करता है, हर व्यक्ति इतिहास की बात करता है, हर व्यक्ति राजनीति की बात करता है,
और हर व्यक्ति के कथन में, बातचीत में किसी ऋषि के नाम की चर्चा होती है, किसी मतलब इतिहास पुरुष के नाम की चर्चा होती है। तब मुझे लगा कि आखिर इसका कारण क्या है। तब मुझे लगा कि एक लेख मुझे पढ़ने को मिला। उस लेख के लेखक थे पंडित सीताराम उपाध्याय। उनका एक लेख था, उसका नाम है गंगा घाटी सभ्यता। तो मुझे लगा कि गंगा घाटी सभ्यता क्या है। जाहिर है कि उन्होंने एक छोटा सा लेख लिखा था, 4 पन्ने का लेख लिखा था। वो लेख मुझे बक्सर में एक व्यक्ति के बहुत पुरानी पांडुलिपि में पढ़ने को मिला, और दुर्भाग्य से उस पांडुलिपि को उस व्यक्ति ने मुझे दिया नहीं। आज के समय में बक्सर में उनके नाम पर एक बिहार सरकार का म्यूजियम भी है, पंडित सीताराम उपाध्याय संग्रहालय करके है, और वो बहुत मैप पर बहुत दिखाई नहीं पड़ता, इसीलिए बहुत सारे जो विजिटर्स जाते हैं बक्सर उस म्यूजियम तक नहीं पहुंच पाते हैं। खैर, उस लेख में मैंने देखा, जब पढ़ा उनके घर में बैठ करके, लक्ष्मीकांत मुकुल के घर में बैठ के पढ़ा मैंने देखा कि उसमें लिखा हुआ था कि जिस तरह से 3000 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता का उदय हुआ, वैसे ही इस बनारस, बक्सर और बलिया, ये तीनों जो शहर है, इसके बीच में गंगा घाटी सभ्यता का उदय हुआ। मतलब गंगा का जो तराई इलाका था, गंगा नदी का जो तटीय इलाका था, वहां पर एक सभ्यता का उदय हुआ, और सीताराम उपाध्याय उसको गंगा घाटी सभ्यता करके संबोधित करते हैं। बहुत डिटेल्स में वो नहीं जाते हैं। वो कई बार चर्चा करते हैं कि बहुत सारे यहाँ पर भी खनन हुआ, बक्सर का जो किला है, या बक्सर के आसपास में जो भोजपुर का जो फोर्ट है, या उधर थोड़ा और जाएंगे तो शाहाबाद के पास जगदीशपुर है, कुंवर सिंह का पूरा इलाका है। जब दक्षिण में जाएंगे तो सासाराम है, जहाँ शेरशाह सूरी का मकबरा भी है, और पूरा का पूरा महल पुराना उनका शहर भी बसा हुआ है। अब तो शहर सासाराम शहर भी है। और जब आप दक्षिण में जाएंगे, पहाड़ियों पर जाएंगे, तो वहां पर एक से एक आपको गुफाएं मिलेगी, जहां पर इतने शिलालेख आपको दिखाई पड़ेंगे और इतनी मूर्तियां दिखाई पड़ेगी पत्थर की पहाड़ में बनी हुई, कि आप दंग रह जाएंगे जब इलाके का विजिट करेंगे तो। और आर्काइवल विजिट पर एक विद्वान है श्याम सुंदर तिवारी, जो सासाराम में रहते हैं, वो काफी गंभीरता से इस पर काम कर रहे हैं। तो तब मुझे लगा कि यह क्षेत्र एक अलग तरह का क्षेत्र है, और दुर्भाग्य से हमारे जो इतिहासकार हैं, हमारे जो समाजशास्त्री हैं, और हमारे जो एक तरह से मतलब पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी हैं, वो इस क्षेत्र पर एक तरह से उनको इस पर अध्ययन करना चाहिए। और वहां इतनी सामग्री मिलेगी, दिखाई पड़ेगी उनको, कि वो दंग रह जाएंगे कि मतलब पूरा कैसा क्या दिखाई दे रहा है। ये सारी बातें मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ, या चर्चा में कर रहा हूँ, कि आप सभी को पता है कि उस क्षेत्र में जो 2 बड़े वार हुए, उन पर मैं आगे भी आऊंगा। 1539 में चौसा वार और 1764 का बक्सर युद्ध, ये दोनों भारतीय इतिहास में एक निर्णायक युद्ध के रूप में दर्ज है। लेकिन जिस मैथोलॉजी की मैं आपसे चर्चा कर रहा था, गंगा घाटी सभ्यता की, उसके बारे में जब मैंने समझना शुरू किया, तब मैंने देखा कि बक्सर के आसपास 5 गांव हैं। उससे बक्सर को भी आप मान सकते हैं, बक्सर भी एक छोटा गांव ही उस जमाने में होगा, जब होगा तो। शहर तो बहुत ऐतिहासिक है, बहुत पुराना है, लेकिन जब होगा तो गांव ही की तरह होगा। तो मैंने देखा कि बक्सर के पूर्व में एक गांव है जिसका नाम है अहिरौली। उसके थोड़ा सा आगे जाएंगे, रेलवे स्टेशन, रेलवे लाइन के पास दूसरा गांव है नदाव। एक तीसरा गांव मुझे दिखाई पड़ा जिसका नाम है भभुअर, और एक चौथा गांव है जिससे मुझे दिखाई पड़ा उन्नाव, जिसको उन्नाव कहते हैं, नुआव भी कहते हैं, और आखिरी में बक्सर। मैंने देखा कि 5 जो क्षेत्र हैं, जिसे मतलब हम लोग पंचकोशी क्षेत्र कहते हैं, और जिस किताब की मैंने चर्चा की थी, कि एक छोटी सी किताब मैंने लिखी जो एनबीटी से छपी है हाल ही में, पंचकोशी मेला करके, पिछले साल ये बक्सर में इसका लोकार्पण भी हुआ। तो मैंने देखा कि उस इलाके में जो गांव है, अब तो खैर वो गांव आपको सामान्य गांव की तरह दिखाई पड़ेंगे, लेकिन मैंने देखा, जब लोगों से बात करना शुरू किया, थोड़ा जो पढ़े लिखे लोग थे, जो मठ थे वहां पर, जो संस्कृति के केंद्र थे, मैंने देखा कि हर व्यक्ति के बातचीत में एक अलग तरह का ट्यूनिंग दिखाई पड़ती है। जैसे कोई आदमी जब बात करता है, तो जैसे हम लोग बातचीत करते हैं तो कहते हैं कि कुछ गलत होता है तो बोलेंगे कि आपको इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, कुछ बुरा आपके साथ होगा। मतलब वो कुछ श्राप भी देते हैं कि अगले जन्म में आप ये हो जाइएगा, ये हो जाइएगा। तो ये जो बातचीत करने का जो लहजा था, पहले तो मुझे लगा कि सामान्य बातचीत की प्रक्रिया है। बाद में लगा कि ये आखिर इस तरह से जो लोग बोल रहे हैं, इसी को तो हम लोग भविष्यवाणी कहते हैं। भविष्यवाणी क्या होती है? उसका संबंध
ज्योतिषी ज्ञान से होता है, एस्ट्रोलॉजी से होता है भविष्यवाणी का। तो मुझे लगा कि इधर के लोग इतनी भविष्यवाणी या भविष्य वक्ता की तरह क्यों बातचीत कर रहे हैं। और तब मुझे हजारी प्रसाद द्विवेदी की याद आई। मतलब उनकी किताबें हम लोग तो पढ़ते ही रहते हैं हिंदी के छात्र होने के नाते। बाण भट्ट की आत्मकथा हो या पुनर्नवा हो या फिर उनका जो निबंध है बहुत सारे साहित्य सहचर में, या जो शो के फूल सब निबंध है। जब आप निबंधों को पढ़ेंगे तो देखेंगे कि उनके निबंधों में भी जो बहुत सारे पात्र हैं, यहाँ तक कि द्विवेदी जी भी जो बहुत सारी बातें कहते हैं, उसमें एक अलग तरह की भविष्यवाणी या वक्ता की तरह चीजें दिखाई पड़ती है। और सत्यकाम जी, प्रोफेसर सत्यकाम जी यहाँ बैठे हुए हैं, वो हिंदी के बहुत बड़े आलोचक विद्वान हैं। वो बताएंगे आप लोग को बाद में कि ज्योतिष की हजारी प्रसाद द्विवेदी ज्योतिषी शास्त्र के बहुत बड़े विद्वान भी थे। वे इसके बहुत मतलब ये थे, और इसीलिए शायद उनकी किताबों में ये सब दिखाई पड़ता है। लेकिन मेरे सामने सवाल था कि आखिर उनकी किताबों में ये चीजें क्यों दिखाई पड़ रही है। तब मुझे लगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जो अपने लेखन में जो काम कर रहे थे, अपने जो गांव घर का इलाका था, जाहिर है कि मैंने आपसे कहा कि बनारस, बक्सर और बलिया, जब ट्रेंगल को आप देखेंगे, त्रिभुज जब बनाएंगे आप, तो कहते हैं कि उस जमाने में, पुराने समय में जो गंगा नदी थी वह भी बलिया के उधर से बहती थी। मतलब और यह भी कहा जाता था कि मतलब नदी एक अलग था। मतलब आज भी शायद सत्यकाम जी के ध्यान में होगा, तो लोग कहते हैं कि एक जमाने में जो गंगा नदी थी बक्सर के दक्षिण से बहती थी। इसका मतलब यह हुआ कि जो बनारस हुआ, बक्सर हुआ, बलिया हुआ, ये बिल्कुल गंगा नदी के अगर उस पार है तो एक ट्रेंगल बनता है। और इसी क्षेत्र में कहते हैं कि एक समय में कहा जाता है, वहां के लोग कहते हैं कि कभी 88,000 ऋषियों का संगम हुआ था, और वो सारे के सारे सिद्ध ऋषि थे, और वहां करीब लंबे समय तक उन्होंने निवास किया, वास किया। और इसीलिए बक्सर क्षेत्र को कई लोग, बक्सर के इलाके को सिद्धाश्रम भी कहते हैं। सिद्धाश्रम मतलब सिद्ध ऋषियों का आश्रम। और कहा जाता है कि उन सिद्ध ऋषियों में से 5 ऋषि वहां पर टिक गए। ऐसे बहुत सारे ऋषि टिके। च्यवन ऋषि भी पश्चिम में रहते थे बक्सर के, आज जो बक्सर शहर है। बलिया की तरफ जाएंगे तो भृगु ऋषि का आश्रम था। जब बक्सर के पूर्व जाएंगे तो पराशर ऋषि का आश्रम, जिनके नाम पर परसिया गांव आपको दिखाई पड़ेगा। यहाँ तक कि कहते हैं कि जो चौसा गांव जो नाम पड़ा हुआ है वो च्यवन ऋषि के नाम पर पड़ा हुआ है, चौसा। तो कहा जाता है कि पुराने समय में बहुत सारे हमारे जो गांव के नाम होते थे वो ऋषि मुनियों के नाम पर होते थे, और कई बार हम लोग समानता उसको बहुत समान रूप में ले लेते हैं। लेकिन अगर गांव के नाम ऋषि मुनि के आधार पर है तो कहीं ना कहीं इसके पीछे एक अलग तरह की माइथोलॉजी काम कर रही है, एक अलग तरह का नॉलेज ट्रेडिशन काम कर रहा है। उसको सोचना भी बहुत जरूरी है। और इसलिए जब आजादी के इस महोत्सव, अमृत महोत्सव पर हम लोग बहुत सारी बातें करते हैं, तो जाहिर है कि मैं कई बार कहता हूं कि हम रिविजिट करें, लेकिन उसको एक लॉजिकल तर्क के साथ रिविजिट करें और देखें कि वहां क्या दिखाई दे रहा है। और बहुत सारी चीजें दिखाई देती है। जो हमारा दादरी का मेला जो लगता है, जिसके बारे में भारतेंदु जी ने निबंध भी लिखा, उधर भृगु ऋषि का आश्रम था। और भृगु ऋषि के बारे में आप जानते हैं कि भृगु संहिता एक बहुत बड़ी किताब मानी जाती है, ज्योतिषी ज्ञान की मानी जाती है। वो वही गंगा घाटी सभ्यता का इलाका था जहां पर यह किताब लिखी गई। और जिस बात की चर्चा मैं आपसे चर्चा कर रहा था बक्सर क्षेत्र की, तो बक्सर क्षेत्र के जो 5 गांव है जिनका नाम मैंने लिया, ये पांचों गांव जो है ये एक तरह से कहा जाता है कि 5 तरह के नॉलेज ट्रेडिशन के सेंटर हुआ करते थे। अहिरौली जो था, अहिरौली के बारे में कहते हैं कि वह गौतम ऋषि का आश्रम हुआ करता था, जहां पर अहिल्या को श्राप भी मिला, अहिल्या वहां पत्थर बन के रही। और गौतम ऋषि के बारे में कहा जाता है उनका एक सेंटर मिथिला में भी, मतलब मिथिला में भी रहे लंबे समय तक। या कई लोग कहते हैं कि गौतम ऋषि मूलतः मिथिला में ही वो रहते थे, लेकिन एक उनका आश्रम मतलब बक्सर में, अहिरौली में भी था, और उन्हीं के नाम पर उसका पुराना नाम अहिल्यावली था। बाद में धीरे धीरे अपभ्रंश होकर के उस गांव का नाम अहिरौली पड़ा। तो वहां पर कहा जाता है कि गौतम ऋषि जब थे तो उन्होंने धर्मसूत्र की रचना की, गौतम संहिता की रचना की, ऐसी बहुत सारी चीजें लिखी। और यह भी कहा जाता है कि उस पूरे उनके नॉलेज ट्रेडिशंस में जैसे होता था कि उपनयन संस्कार कैसे करना है, शुद्धता की धारणा क्या है, या ब्रह्मचर्य के नियम क्या है, ये सब बहुत सारे टेक्स्ट उसमें दिखाई पड़ेंगे। यहाँ तक कि कहते हैं कि जो घरों की जो बनावट होती है, कि घर जब हम बनाते थे, घर का दरवाजा किस दिशा में होना चाहिए, पूरब होना चाहिए कि पश्चिम होना चाहिए कि उत्तर की दक्षिण होना चाहिए, तो उसमें टेक्स्ट में ये 3 चीजों के बारे में भी जानकारी मिलती है। यहाँ तक कि हम जब भोजन करते हैं तो किस दिशा में बैठ करके भोजन करना चाहिए,
हमारा मतलब पूरब होना चाहिए कि दक्षिण की, उत्तर की, पश्चिम होना चाहिए। तो ये सब जो चीजें हैं उनके टेक्स्ट में मतलब दिखाई पड़ती है, जिसके बारे में कहते हैं कि उसके पीछे भी एक पारंपरिक ज्ञान की बात दिखाई पड़ती थी। और इस बक्सर में ये ऋषि, जब गौतम ऋषि थे तो उन्होंने ये काम किया। दूसरे ऋषि जो है, नदाव जो गांव है वो देवर्षि नारद के नाम पर पड़ा हुआ है। और नारद का तो कोई एक क्षेत्र नहीं था, लेकिन जब उनको पता चला कि पूरा का पूरा क्षेत्र ज्योतिषी ज्ञान का केंद्र है, क्षेत्र है जहां पर ज्योतिषी ज्ञान पर काफी विचार विमर्श हो रहा है, तो कहा जाता है कि नारद भी वहां कर लंबे समय तक रहे। और उन्होंने यह भी कहा जाता है कि जो जो फलित ज्योतिषी है, जिसको देख करके आपका कोई आपके ललाट को देख करके आपका भविष्य बता देता है, तो भृगु ऋषि के अंदर भी यह कला थी। और जो दूसरे ऋषि थे, बट नारद इसका लंबे समय तक वहां अध्ययन करते रहे। और कहते हैं कि मतलब यह फलित ऋषि वाला उनका जो सिद्धांत है, सूर्य सिद्धांत की भी चर्चा होती है, वो नदाव में रख करके उन्होंने रचना की। तीसरे ऋषि जो थे, जो भगवर जो गांव है, वो भार्गव ऋषि का गांव है। और कहा जाता है कि भार्गव ऋषि जो थे एक तरह से मतलब भृगु ऋषि के पुत्र थे। और वो भी फलित ज्योतिषी के बहुत बड़े आचार्य माने जाते थे, नॉलेज थे। और उन्होंने एक तरह से उस पर, लेकिन उनका जो दूसरा जो बेहतर जो गंभीर पक्ष था, वे कृषि संस्कृति के बहुत बड़े ज्ञाता थे। जो लोग भी उस क्षेत्र से परिचित हैं, बक्सर के दक्षिण के हिस्से से, वहां पर धान की खेती बहुत जबरदस्त होती है। और कई लोग उसको कहते हैं, खासकर उस इलाके में, कि धान का कटोरा कहते हैं उसको। तो कहा जाता है कि उनके टेक्स्ट में खेती बाड़ी कैसे करनी चाहिए, उसका डिस्टेंस क्या होना चाहिए, ऐसे इस बारे में घात की भी चर्चा होती है। तो उनके यहाँ भी कुछ नॉलेज पार्ट दिखाई पड़ता है। चौथे ऋषि जो थे, उदालक ऋषि जो थे, नुआव गांव के थे। उनके बारे में कहा जाता है कि वो ब्रह्म विद्या के जानकार, जाहिर है कि ब्रह्म की संतान थे, ब्रह्म विद्या के जानकार थे। और ब्रह्म विद्या के बारे में जब वहां के मैंने कुछ जो प्रैक्टिस करने वाले आज के समय के जो लोग हैं, जो थोड़ा इन चीजों के बारे में जानते हैं, तो कहते हैं कि ब्रह्म विद्या आखिर है क्या। कहते हैं कि ब्रह्म विद्या का एक अर्थ ये होता है कि आपके माइंड में जो चीज चल रहा है, जो ज्ञान है, उसको हम आप तक पहुंचाएं। जैसे मेरे पास जो जानकारी हम सत्यकाम जी तक पहुंचाएं, हम एक तरह से रंजन जी तक पहुंचाएं, या हम एक तरह से जो भी मोतीराम जी तक पहुंचाएं, तो उस नॉलेज को मतलब अपने ज्ञान का विस्तार करें, मतलब मन का विस्तार करें। और आप जानते हैं कि हम जिसे मंत्र कहते हैं, मंत्र का एक अर्थ यह भी होता है जिससे मन का विस्तार होता है। तंत्र उसको कहते हैं जहां पर तन का विस्तार होता है। तो ये जो चीजें एक तरह से प्रैक्टिस का पार्ट थी। और आखिरी जो ऋषि थे, जिनके बारे में आप सब जानते हैं, वो एक तरह से मतलब विश्वामित्र ऋषि थे, महर्षि विश्वामित्र थे। उनके बारे में कहा जाता है कि वे तो राजा से ऋषि बने थे, तो काफी उनका एक अलग एटीट्यूड था, अलग एक दर्शन था उनका। और कहा जाता है कि वो बहुत मतलब वो बड़े आर्किटेक्ट भी थे। आप देखेंगे कि लोग कहते हैं कि मंदिर जो बनाने की जो प्रविधि है, कि मंदिर का आर्किटेक्ट कैसा होगा, वह उसके बारे में एक तरह से कहा जाता है कि मतलब विश्वामित्र की उसमें बहुत बड़ी भूमिका है। यहाँ तक कि जो यज्ञ होते हैं, जो शंकराचार्य जो यज्ञ लोग कराते हैं, कहते हैं यज्ञ कराने में जो पूरा स्ट्रक्चर होता है, जो पूरा, उसका भी उनके टेक्स्ट में आपको जानकारी मिलेगी। कहने का मतलब कि जो आर्किटेक्ट होता है उस जमाने में, कि आर्किटेक्ट में किस तरह की सामग्री का इस्तेमाल होना है, ये सब चीजों के बारे में। और इसीलिए जो कुटी होते थे, ऋषि जो कुटी बनाते थे, आश्रम बनाते थे, वो इतना अलग तरीके से बनता था कि गर्मी हो, धूप हो, बरसात हो, उसका बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता था। आराम से गर्मी में वो ठंड देती थी, ठंड में उनको गर्मी मिलती थी, और बरसात में भी एक तरह से आच्छादित होते थे। यहाँ तक कि कहा जाता है कि मतलब जैसे हम लोग बक्सर के इलाके में जो मंदिर देखते हैं, उसके कहा जाता है कि मंदिर की जो बनावट होती है, वो एक चबूतरा होता है, चबूतरा फिर थोड़ा ढलान होता है, फिर उसका लंबा पैसेज होता है। तो वहां पर उस इलाके में मंदिर भी उसी ढंग से बनाए जाते हैं। और ये सब सारी चीज दिखाई देती है। जो दूसरी बात जो रोचक है, जिस पंचकोशी मेला के बारे में आपसे मैं चर्चा कर रहा था, कि पंचकोशी मेला के बारे में कहते हैं कि मेला तब से लगना शुरू हुआ जब जब विश्वामित्र ने एक तरह से अयोध्या जा करके राम और लक्ष्मण को मान करके लाए कि राक्षसों से हमें हमारी मतलब रक्षा करिए। और वे आए और वहां रहने लगे, और उसी दौरान मतलब वहां ताड़का का वध हुआ। एक बक्सर में जब आप जाएंगे तो रामरेखा घाट जरूर जाइएगा। रामरेखा घाट एक बहुत अच्छी जगह है। पूरा आपको एहसास होगा समुद्र के किनारे आएगा। वहां नदी का पाट इतना चौड़ा है, अभी आप जाएंगे बरसात में तब लगेगा कि आप नदी के किनारे खड़े हैं, मतलब समुद्र के किनारे खड़े हैं।
और वहां पर रामरेखा घाट पर कहा जाता है कि जो यज्ञ हो रहा था ताड़काई और राम ने उनका वध किया। इस वध के बाद राम को लगा कि मतलब उनसे कुछ स्त्री का वध हुआ और बहुत पश्चाताप हुआ, और इसी पश्चाताप से मुक्ति के लिए उन्होंने 5 जगह के ऋषि आश्रमों की यात्रा की। पहले गौतम ऋषि का आश्रम में गए, और फिर नारद के यहाँ नगांव गए, फिर भगवर गए भार्गव के यहाँ, फिर नुआव गए उदालक के यहाँ, फिर आखिरी में आए बक्सर आए। और कहते हैं कि पांचों जगह 5 ऋषियों ने उन्हें एक तरह से जिसको हम लोग सोशल हीलिंग कहते हैं। कई बार होता है हमें मन में बहुत दुख होता है, हमारा दुख कैसे दूर होगा? डॉक्टर की दवाई से बहुत सारे दुख दूर नहीं होते हैं। आपके अगर बढ़िया सोशल हीलिंग हो, जिससे आजकल साइकेट्रिस्ट जो काम करते हैं, जो मनोचिकित्सक जो काम करते हैं, वही काम उस जमाने में ऋषि मुनि भी करते थे। आप उनके साथ 1 घंटा बैठ करके बातचीत करिए, आपके मन के सारे भ्रम को, मन की सारी व्यथा को दूर कर देते थे। और उसी में कहा जाता है कि मतलब गौतम ऋषि ने उनको जो जो मतलब नॉलेज जो दिया कि कैसे आप अपना दूर करें, उसको लोग प्रायश्चित विधि के नाम से जानते हैं। वो भी पूरा टेक्स्ट गौतम ऋषि के यहाँ मौजूद है। तो एक तरह से 5 ऋषि मुनियों के जगत की उन्होंने यात्रा की। सारे ऋषि ने उनको कहा जाता है कि अलग अलग तरीके से मानसिक रूप से समृद्ध किया। जैसे उदालक ने उनके मन का विस्तार किया कि यह मतलब जो माइंड है वह ठीक है, उसमें बहुत सारी जटिलताएं होती है, लेकिन जब आप कई लोग से किसी बात का डिस्कस करते हैं तो वो चीजें दूर भी होती है। अगर मान लीजिए कि आपको कोई दिक्कत हो रही है, कई सारी दिक्कतें हो रही है, तो आप जब 10 लोग से बहस करते हैं, बातचीत करते हैं, तो चीजें रिजॉल्व हो जाती है। तो यह भी एक नॉलेज ट्रेडिशंस का पार्ट है जिसको हम लोग जिसको हम लोग को समझने की कोशिश करनी चाहिए। जो सबसे इंटरेस्टिंग बात हुई, जिसके बारे में आज आप लोग सब लोग जानते हैं, आप जो भी जितने मित्र यहाँ बैठे हुए हैं, आप सब जानते हैं कि आप लोग को खिचड़ी बहुत पसंद होगी। आप लोग खिचड़ी खाते होंगे घरों में, आप लिट्टी चोखा खाते होंगे, आप लोग चूड़ा दही भी खाते होंगे, सत्तू भी खाते होंगे। इसके बारे में कहा जाता है कि जब यात्रा कर रहे थे, तो पहली बार जब पहुंचे, अहिरौली पहुंचे गौतम ऋषि का आश्रम में, तो गौतम जी ने उनको कढ़ी और बड़ी खिलाई। और आज भी उस मेले में जो लोग आते हैं यात्रा करने के लिए, वे भी उस मेले में वही चीज बना करके खाते हैं, कढ़ी बड़ी खाते हैं। नदाव गए, नारद के यहाँ गए, तो नारद जी के बारे में कहते हैं कि नारद जी ने मतलब शादी विवाह किया नहीं था, तो उनको सत्तू और मूली खिला दिया। आज भी लोग ये चीज खाते हैं। जब भार्गव के यहाँ गए, तो वह भार्गव ने उनको चूड़ा दही खिलाया, क्योंकि धान का इलाका है। तो आज भी वहां पर मेले में जो लोग जाते हैं चूड़ा और दही खाते हैं। ऐसे जब नुआव गए उदालक ऋषि के यहाँ, तो उदालक ऋषि ने उनको खिचड़ी खिलाई। आज भी उस मेले में जो लगाते हैं खिचड़ी खाते हैं। और आखिरी में जब वो बक्सर आए, विश्वामित्र के यहाँ वापस लौटे, तो महर्षि विश्वामित्र ने उनको लिट्टी और चोखा बना के खिलाया। और आज भी आप जानते हैं कि बिहार में जो 5 फूड है, ये जो फूड कल्चर है, वो इसी मेले से आया हुआ, पंचकोसी मेले से और बक्सर के ग्रामीण क्षेत्र से आया हुआ। और अब तक है पूरे हमारे देश का। ये मैं तो पिछले दिनों ताशकंद में था, तो वहां भी लिट्टी चोखा लोग खाते थे। वहां भी खिचड़ी को मस्कवा कहते थे, तो वो भी खाते थे खिचड़ी। हमने कहा ये कहाँ से आया, तो बोली कि अब ये तो ध्यान में नहीं है, लेकिन कभी हमारे जो फौजी लौटे, जो बाबर के साथ हिंदुस्तान गए थे, कुछ लोग वापस लौट आए, कुछ लोग वहीं पर बस गए। जो वापस लौटे तो वो आए तो ये सब बना बना के खाने लगे। तब मुझे लगा कि क्या ये जो कनेक्शन है मतलब फूड का, उज्बेकिस्तान में या ताशकंद में या बाबर का जो आंदीजान गांव है, अब तो शहर हो गया, या फरगना जो स्टेट है, वहां पर जब तो मैंने कहा कि हो सकता है कि वहां थोड़ा फॉर्मेट बदल, वहां हल्दी नहीं डालते हैं वहां पर, तो जहां जो नहीं मिलता वहां नहीं डालते हैं। तो ये चीजें, तो कहने का मतलब कि जो बक्सर का जो ग्रामीण क्षेत्र है, वह जो हमारा जो मतलब समाजशास्त्री जो मतलब समाज शास्त्र के अध्ययन के वहां बहुत सारे मतलब चीज मिलेगी। जो लोग पारंपरिक नॉलेज में दिलचस्पी लेते हैं, उनके लिए बहुत सारी सामग्री वहां पर है। और जाहिर है कि गंगा घाटी सभ्यता पर अभी बहुत सारा काम होना बाकी, जिस पर काम करने की जरूरत है। अब अभी आपसे मैंने ताशकंद की चर्चा की, उज्बेकिस्तान की चर्चा की, और जाहिर है कि 4:40 होने जा रहा है। मैं 10 मिनट और लूंगा समय आप लोग का, और 2 पॉइंट और मुझे चर्चा करनी है आपसे। तो मुझे एक बात बार बार इस समझ में कई बार नहीं आती कि जब इतने बड़े बड़े नॉलेज के सेंटर थे उस इलाके में, बलिया में, बक्सर में, उस इलाके में थे, तो आखिर अब वहां दिखाई क्यों नहीं पड़ता? क्या रीजन था नहीं दिखाई पड़ने का? क्यों वहां पर ये सारी चीजें बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ती है? हाँ, जब आप बक्सर जाएंगे तो वहां पर नदी किनारे आपको एक छोटा सा
त्रिदंडी स्वामी आश्रम दिखाई पड़ेगा, अहिरौली में एक मठ दिखाई पड़ेगा, नदाव में शिवाला है, वैसे शिवाला आपको भभुअर में दिखाई पड़ेगा, उन्नाव में आपको एक मंदिर दिखाई पड़ेगा, और बक्सर में तो खैर मैंने कहा कि आश्रम त्रिदंडी स्वामी का है ही। जब ये चीजों पर मैंने थोड़ा पूछना शुरू किया, घूमना शुरू किया, तब मुझे लोगों ने बताना शुरू किया, उस इलाके के लोग में जो कहा जाता है कि मैं कई बार एक बार एक इंटरव्यू मेरा किया था बक्सर के एक सामान्य चैनल है, जनमित्र चैनल ने, तो उन्होंने कहा था कि बक्सर की क्या खासियत है। मैं कहता हूँ कि बक्सर पूरा इतिहास की धरती है, आप यहाँ जहां चले जाइए आपको इतिहास दिखाई पड़ेगा वहां पर। मतलब कहने का मतलब कि वहां की हवाओं में, वहां के पानी में, वहां की धरती में, घास में, अन्न के दानों में आपको हर जगह इतिहास दिखाई पड़ेगा। मतलब पूरा का पूरा वो डोमेन एरिया जो बक्सर का क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र भी है, वो इतिहास का एक बहुत बड़ा खजाना लिए हुए बैठा हुआ है। अब इसको कैसे हम वेरीफाई करें? जब मैंने बातचीत करना शुरू किया तो मुझे पता चला कि जब फौजें आती थी, मतलब तो जो दक्षिण भारत जो फौजें जाती थी मतलब युद्ध के लिए, चाहे वो सिकंदर की फौज हो या बाद में मतलब बाबर की फौज हो, तो कहते हैं कि जो बॉम्बे वाला इलाका जो है, इधर का समुद्र बहुत बड़ा भयावह है, बहुत पहाड़ी है, या तो समुद्री रास्ते से जा सकते हैं, पैदल फौज के लिए वो रास्ता बहुत ठीक नहीं होता था। तो क्या करते थे कि वहां से मतलब खैबर दर्रा पार करते हुए सिंधु नदी पार करते थे, फिर नदी किनारे किनारे होते होते गंगा के तट पर कहीं दिल्ली और जो आज के समय में जो गढ़ मुक्तेश्वर है उसके आसपास के गंगा किनारे मिलते होंगे, फिर वही गंगा की नदी तट पकड़े 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 आगे बढ़ते होंगे। और कहते हैं कि वो नदी जो पार करने का उनको सबसे जो सरल जो दिखाई पड़ा, जहां से फौजों को कम से कम नुकसान होता था, वह चौसा में उनको दिखाई पड़ा। तो बनारस के बाद जो नदी है, नदी ऐसे यू शेप में आ जाती है आगे पटना और जब कलकत्ता तरफ जाती है, तो जब नदी का घुमाव ऐसा होता है तो इस पॉइंट पर नदी का प्रवाह बहुत कम हो जाता है, जमीन थोड़ी उथली, शायद ज्योग्राफी को लोग इसको अधिक बताएंगे, नदी थोड़ी सी वहां पर ये हो जाती है, और फिर वहीं से लोग नदी को पार करते थे। और जो चौसा युद्ध हुआ जो वहां पर जो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच जो हुआ वहां पर, तो उसी जगह पर जहां से नदी पार करते हैं। अब मुझे लगा कि चंद्रगुप्त मौर्य का भी युद्ध हुआ था, सिकंदर या और भी जो मतलब ग्रीक की जो फौजें थी उनके साथ उस इलाके में, और सिकंदर तो फिर बहुत पहले के हैं, ये तो थोड़ा बात का मामला है। तो इधर से भी फौज गई थी, उधर से फौज, तो वो युद्ध तो कहीं कहीं मतलब उत्तर प्रदेश कहीं इस इलाके में हुआ था, वहां तक नहीं पहुंची थी फौजें। लेकिन युद्ध हुआ था सिकंदर का और मगध साम्राज्य के साथ भी हुआ था, जो बहुत फेमस है। इसके बारे में अभी बहुत चीज मुझे भी जानकारी नहीं मिली, शायद इतिहासकार के पास उसका बहुत सारा डाटा होगा। एक हमारे इतिहासकार मित्र है जो बक्सर के रहने वाले हैं, दीपक राय, आजकल जयपुर में रहते हैं, तो उन्होंने शाहाबाद के इतिहास पर बहुत अच्छा काम किया है और कुछ चर्चा करते हैं। लेकिन मैंने पूछा कि ये वाला पक्ष क्यों नहीं, बोले इस पक्ष के बारे में बहुत सारा मतलब डॉक्यूमेंटेड हम लोग को नहीं मिलता है, इसीलिए बहुत कई बार कहना बहुत मुश्किल हो जाता है। मध्यकाल के बाद चीजें मिलनी शुरू हो जाती है, मतलब फारसी मतलब बाबर के बाद चीजें आनी शुरू हो जाती है। तो जो दूसरा जो उनको लगा कि मतलब दूसरा चीज मुझे जो समझ में आया कि जब फौज जहां से पार करके मतलब उस इलाके में प्रवेश करती थी बक्सर में, तो वहां से फौज होते होते सासाराम या जो भी कहीं इलाका शाहाबाद पार करते करते जो नालंदा हमारा है, होते होते फिर वो बंगाल, बंगाल से फिर उड़ीसा, और फिर उड़ीसा से तटीय इलाके से होते होते दक्षिण की तरफ जाती थी। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो बक्सर का जो क्षेत्र रहा है, ये युद्ध का मार्ग रहा है, मतलब वॉर ऑफ रूट रहा है। तो जब भी फौजें जाती थी, जाहिर है कि जब फौजें जाती है जिस इलाके से, तो इलाका में कई बार इलाके जो बसते बसते भी तबाह होते रहते हैं। तो एक रीजन हो सकता है कि आज वहां पर जो भी आपको बहुत सारी चीजें नहीं दिखाई पड़ती है बक्सर के क्षेत्र में, उसके पीछे वह रीजन कारण हो सकता है। युद्ध के कारण वहां पर जो भी चीजें बन सकती थी, यहाँ तक कि आप मगध साम्राज्य इतना बड़ा साम्राज्य था, इतने बड़े बड़े मतलब उसका गोवा तक उनका इलाका फैला हुआ था। आपको मगध जितने पुरानी इमारतें आपको दक्षिण भारत में बची हुई दिखाई पड़ेगी या राजस्थान में दिखाई पड़ेगी, आपको बिहार में वो इमारतें उस लेवल तक की नहीं दिखाई पड़ेगी। है ऐसा नहीं कि है, अभी भी बक्सर से दूर भोजपुर में भोजपुर का किला है, लेकिन भोजपुर का किला आपको वैसा एहसास नहीं देगा जैसा कि दूसरे किले या दूसरी जगह देती है। तो दो चीजें तो मेरे जहन में आई।
एक तो बक्सर जो है युद्ध मार्ग रहा है, इसके चलते भी वहां पर जो स्टेबिलिटी हो सकती थी, खास करके आर्किटेक्ट की या बहुत सारी चीजों की, वो हो नहीं पाई। लेकिन फिर भी मतलब इतिहासकारों के लिए ये गहरा अध्ययन का विषय है, उनके लिए बहुत सारी चीजें खुली हुई है। ये जो दोनों युद्ध हैं बक्सर के, आप गौर करेंगे, खासकर 1539 का जो चौसा युद्ध है, उसमें शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया और मुगल सल्तनत का आप कह सकते हैं कि अब 1539 में जब हारे तो करीब 12-13 साल के लिए उनको वहां से वापस जाना पड़ा। तो वह भी एक बहुत निर्णायक युद्ध था, चौसा युद्ध जो था। और उसी के समानांतर जो 1764 का जो युद्ध हुआ बक्सर में, यह युद्ध एग्जैक्ट बक्सर से पूरब में करीब 12 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है कथकौली, वो बहुत बड़ा मैदान है उस इलाके में। तो कहते हैं कि वह जो युद्ध हुआ वो एक तरह से सेंटर पॉइंट था। और उस पूरे युद्ध में कहते हैं कि जो तीनों फौजें थी, शाह आलम की या मीर कासिम की या सुजाउद्दौला की, वो समय पर विक्टर हेक्टर मुनरो के साथ युद्ध करने नहीं पहुंच पाई। बारी बारी से फौजें आती गई, वो हारते रहे। लेकिन जो 250 सेनाओं की जो छोटी सी जो टुकड़ी थी, जो कहते हैं कि मुगल सराय या मुगलिया फौज का जो एक सेंटर हुआ करता था, जो वहां रहती थी, वो 250 लोग लड़े थे उसमें। और उसमें जो दो इसके जो नायक थे, एक का नाम था सैयद अब्दुल गुलाम और दूसरे का नाम था अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह। ये दोनों ने नेतृत्व किया था, हेक्टर मुनरो के साथ जम के लड़े थे, युद्ध में मारे गए थे। वो 250 फौज एक पूरी शहीद हो गई थी, जो मुगल फौज की तरफ से थी। और कहा जाता है कि जब युद्ध समाप्त हुआ तो युद्ध समाप्ति के बाद हेक्टर मुनरो की फौज ने तो अपनी फौज को एक तरह से मतलब लाशों को लिया, उनको बढ़िया से दफनाया, उनके लिए स्मारक बनवाया और बहुत बड़ा युद्ध स्तंभ बनाया वहां पर, जो फतेहगढ़ कथौली के नाम से जानते थे। अब वो अभी भी वो युद्ध स्मारक वहां पर है, जिसे देखने के लिए आज भी अंग्रेज कई सारे देश विदेश के लोग आते हैं देखने के लिए, इंग्लैंड से आते हैं कि उनके पूर्वज वहां दफन हुए थे। बक्सर में भी बहुत पुराना कहते हैं कि ईसाइयों का एक मतलब दफनाया हुआ स्थल है, जहां पर वो देखने के लिए आते हैं अपने पूर्वजों के लिए। लेकिन दूसरा जो इसका पक्ष है, जो जिसके बारे में हम लोग आजादी के अमृत महोत्सव पर जो काम कर रहे हैं, और आप देखेंगे कई बार हमारी सरकारें बहुत अच्छा काम करती है, और जो ये आजादी का अमृत महोत्सव में जो बहुत सारे काम है, उसमें एक काम उन्होंने एनबीटी ने किया। और एनबीटी को उस काम में इस बात की चर्चा हुई थी कि उन्होंने मतलब 75 मतलब एक तरह से लेखक चुने, 75 मतलब हमारे 25 भारतीय भाषाओं से। तो उसके दौरान मतलब हम लोग जब काम, मैं भी उससे जुड़ा हुआ था, प्रोसेस था, जब हम लोग काम कर रहे थे, तो मैंने देखा कि जाहिर है कि बक्सर के बारे में कोई प्रपोजल्स उसमें नहीं आए थे। तो थोड़ा दुख भी हुआ हम लोग को कि ये दोनों के दोनों नायक एक तरह से, इन पर कोई आपको डॉक्यूमेंटेड चीजें किताब नहीं दिखाई पड़ेगी। तो कहते हैं कि बक्सर युद्ध का जो दो बेसिक पॉइंट था कि जब युद्ध समाप्त हुआ तो इधर की जो फौज थी, इस इलाके की जो फौज थी, खासकर मीर कासिम या मतलब मुगल वाली फौज थी, इनकी लाशें पूरा मतलब यहाँ से वहां तक खेतों में पड़ी हुई थी। लोगों ने लाशों को इकट्ठा किया, एक कथकौली के कुएं में डाला, वहां पर मिट्टी को भरा, फिर वहां बरगद का पेड़ लगाया। वो पेड़ आज भी वहां पर दिखाई पड़ेगा, जो 250 साल पुराना पेड़ है। और वहां पर उन्होंने इन दोनों योद्धाओं के नाम लिख दिया गांव के लोगों ने। और अब तो खैर बिहार सरकार ने उसको भी हिस्टोरिकल दर्जा देकर के, एक बाउंड्री देकर बहुत अच्छा बना दिया है। जो 2014 में जो एक कार्यक्रम हुआ हम लोग का, वहां पर उन्होंने उसको महत्व दिया। अब दोनों स्मारक आमने सामने है, मतलब ऐतिहासिक जो आर्किटेक्ट है, एक तरफ गांव के लोग का बनाया हुआ स्मारक, या कहिए कि मतलब हिस्टोरिकल मतलब कहिए कि डॉक्यूमेंटेड किया हुआ, दूसरी तरफ अंग्रेज का बनाया हुआ स्तंभ भी है। और दोनों आमने सामने है। और ये बहुत देख करके आपको अच्छा लगेगा कि कम से कम इस आजादी का अमृत महोत्सव में भारत सरकार का ध्यान ऐसी चीजों की तरफ भी गया जो एक तरह से उपेक्षित थे हमारे समाज में, मतलब जिनके बारे में काम ही नहीं हुआ। अभी भी बहुत सारे काम की जरूरत है। तो आखिरी में एक आध बातें करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि यह जो पूरा का पूरा मतलब बक्सर क्षेत्र का में जो ग्रामीण इतिहास के जो बहुत सारे सूत्र दिखाई पड़ते हैं, आप सब जानते हैं कि 1764 का जो युद्ध है, यह युद्ध एक तरह से कहा जाता है कि भारतीय इतिहास का निर्णायक युद्ध था। उसके बाद मतलब हमारे सारे देसी राजा नवाब धीरे धीरे हारते गए। कम से कम दीवानी जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गई, और वहां से एक जो फाइनेंशियल जो पावर था
ईस्ट इंडिया कंपनी ने लिया और फिर वो लंबा एक प्रक्रिया चली और धीरे धीरे भारत एक उपनिवेश बनता गया। और इस उपनिवेश के खिलाफ आप कहिए कि जो भारी प्रतिरोध जो 1857 में हुआ, और उसका एक बड़ा सेंटर बक्सर का ग्रामीण क्षेत्र भी है। और उसी में शाहाबाद का जो इलाका है, बक्सर शाहाबाद एक जमाने में शाहाबाद ही मेन उसका मतलब कहिए कि मतलब जिला भी था, मेन उसका सेंटर भी था। उसी शाहाबाद में जगदीशपुर में कुंवर सिंह थे, जिन्होंने 1857 में कि जो आप 10-12 जिन नायकों का नाम ले लें, बहादुर शाह जफर का नाम ले लें, लक्ष्मीबाई का नाम ले लें, आप नाना साहब का नाम ले लें, बेगम हजरत महल का नाम ले लें, उसमें कुंवर सिंह का भी एक नाम आता है जो उसी इलाके से आते थे, जिनके बारे में कहते थे कि 80 वर्ष की हड्डी में भी जागा जोश पुराना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। तो 80 साल की उम्र में कुंवर सिंह जो थे घोड़े पर बैठ करके अंग्रेज के खिलाफ लड़े, और कहा जाता है कि बहुत बहादुरी से लड़े। और उनके लड़ने के पीछे का जो तर्क यह था कि कहा जाता है कि जमींदार बहुत मतलब दमनकारी होते हैं, लेकिन कुंवर सिंह के बारे में जब आप इलाके में जाएंगे बक्सर के क्षेत्र में, शाहाबाद के क्षेत्र में, तो उनके बारे में आपको ऐसी कोई जानकारी नहीं मिलेगी। उनकी तारीफ में आपको ऐसे से आज भी मिलेंगे सब कि कुंवर सिंह ने यह काम किया, यह वह काम किया। जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो प्रताड़ित करती थी अपने मतलब लगान के लिए जिन किसानों को, कुंवर सिंह कहते थे मेरे नाम पर लिख लो, हम दे देंगे इसको। और ऐसा करते करते कुंवर सिंह के ऊपर 80,000 का कहते हैं कि बकाया हो गया था। और जिसके लिए लोग कहते हैं कि अंग्रेजों जब कुंवर सिंह ने जब पटना में पीर अली को जब फांसी दी गई, तो कुंवर सिंह ने जब उनको वहां मकबरा नहीं बनाने दिया, कहते हैं कि मतलब पटना में जब अंग्रेजों ने, तो कुंवर सिंह ने एक जगदीशपुर में उनका मकबरा बनवाया। और कहा गया कि अंग्रेजों ने कहा कि उस मकबरे को आप तोड़ दीजिए, कुंवर सिंह ने तोड़ने से मना किया। तब कहते हैं कि कुंवर सिंह अंग्रेजों के बीच जो फाइट शुरू हुआ, वह संघर्ष भी एक बड़ा युद्ध में तब्दील हुआ। और उसने 1857 के बहुत निर्णायक संघर्ष किए। कुंवर सिंह और अमर सिंह आज भी आप जाएंगे जब उस इलाके में, खास करके सासाराम के जंगलों में, तो आज भी लोग कहेंगे कि अमर सिंह नाम का एक आदमी था जो अपनी कचहरी लगाता था कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के समानांतर अंग्रेजी राज में भी। 1800 कचहरी ब्रिटिश शासन के बाद भी चलती रही 1858 तक। फिर बाद में अमर सिंह पकड़े गए और फिर उनको गोरखपुर की जेल में उनका निधन हुआ। लेकिन यह जो उपस्थिति थी भारतीय इतिहास में जो 1857 में, यह एक बड़ी उपस्थिति थी उस शाहाबाद के इलाके की। और इसी क्रम में वहां के दो क्रांतिकारी बहुत जिनके बारे में अभी भी काम करना बाकी है, एक सन्यासी बाबा के रूप में मशहूर थे और दूसरे जो थे वो बद्री सिंह बागी करके थे। इन लोगों ने क्या किया कि बाद के दिनों के 42 के आंदोलन में और कुछ 70 के आसपास भी, मूलतः 42 के आंदोलन में अंग्रेजों के बनाए उस 1764 का स्तंभ को ढा दिया जाकर के। कहा कि ये क्या बात है कि हम अंग्रेज का स्तंभ को हम प्रार्थना करें और ये घर, आप कहेंगे कि इतिहास की दृष्टि से, आर्किटेक्ट की दृष्टि से गलत काम हुआ था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन एक जो गुस्सा होता है भारतीय जनता के अंदर कि हम पर इतना अत्याचार किया जिन अंग्रेजों ने, उनका स्मारक तो दिखाई दे रहा है और भारतीयों के स्मारक कहाँ गए। तो यह भी एक पक्ष है जिसको लेकर के इधर हाल के वर्षों में मतलब लोगों का ध्यान गया है और यह एक बड़ा पक्ष है और शाहाबाद के ग्रामीण इलाकों में दिखाई पड़ेगा। और इसीलिए मैंने आपसे शुरू में कहा था, कहते हैं कि बक्सर का जो क्षेत्र है वह मतलब भारतीय ज्ञान परंपरा, माइथोलॉजी और एक तरह से कहे कि इतिहास का बड़ा क्षेत्र है। और उस पर अगर कोई इतिहासकार काम न करना चाहते, इग्नू के इतिहासकार और समाजशास्त्र के लोग हो, तो काम करने के लिए बहुत सामग्री पड़ी हुई है। आज भी वह क्षेत्र मतलब मुझे बार बार लगता है कि इतिहासकारों का इंतजार कर रहा है, समाजशास्त्रियों का इंतजार कर रहा है कि हाँ उस पर डॉक्यूमेंटेड करने की कोशिश करें। ये हमारी सबसे बड़ी भूमिका होती है कि हम एक एकेडमिक जगत के हिस्सा होने के नाते हम ऐसी जो परंपराएं जो एक तरह से अब जिनकी चर्चा लोग नहीं कर रहे हैं, हमारी एक बड़ी भूमिका होती है कि हम उनको एक तरह से डॉक्यूमेंटेड करें। अच्छा लग रहा है कि आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर ऐसी बहुत सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड हो रही है और मैं इसी के साथ अपनी बातचीत समाप्त करूंगा। और प्रोफेसर सत्यकाम जी के प्रति आभारी हूं कि उन्होंने मुझे बातचीत करने का मौका दिया। तो पुनः आप सबके प्रति आभार और नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण, समृद्ध और रोचक व्याख्यान सुना। अब मैं आज के समाहार के लिए माननीय समकुलपति और निदेशक स्वाधीनता संग्राम तथा प्रवासी अध्ययन केंद्र आदरणीय प्रोफेसर सत्यकाम जी को आमंत्रित करता हूँ। सबको बहुत बहुत नमस्कार।
इस कार्यक्रम के प्रेरणा स्रोत हमारे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति आदरणीय प्रोफेसर नागेश्वर जी राव, हमारे सभी समकुलपति साथीगण, विद्यापीठों के निदेशक, क्षेत्रीय केंद्रों के निदेशक, अध्यापक बंधु और विद्यार्थियों और वो सभी लोग जो इस कार्यक्रम को अलग अलग माध्यमों से सुन रहे हैं। जब हम लोगों ने प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के आह्वान पर दांडी यात्रा के अवसर से इस कार्यक्रम को करने का प्रण लिया, और जब यह प्रस्ताव रखा मैंने आदरणीय प्रोफेसर नागेश्वर राव जी के समक्ष कि हम 75 व्याख्यान की एक श्रृंखला चलाना चाहते हैं और 75 व्याख्यान करना चाहते हैं अनसंग हीरोज के बारे में, जिनको इतिहास और समाज ने भुला दिया है। क्योंकि इतिहास तो मिट्टी के भीतर दबता चला जाता है और उसे उत्खनन करने और उसके बारे में बातचीत करने की जरूरत है। उनकी स्वीकृति पाकर आदरणीय कुलपति जी की हमने ये कार्यक्रम शुरू किया, और पहला कार्यक्रम जो शुरू किया था वो गांधी जी पर किया था और चंपारण सत्याग्रह को लेकर। उसके बाद कई विषय हुए, उस पर अभी विचार करने की बात नहीं है, लेकिन हमारा उद्देश्य यही था कि इतिहास के स्वर्णाक्षरों के बारे में तो सबको मालूम होता है, लेकिन जो इतिहास का पल अक्षर में परिणत नहीं हो पाता है, उसके बारे में हम लोग बात करें। और कई बातचीत हुई, और इसी श्रृंखला में आज बक्सर के बारे में बात हुई, गंगा घाटी क्षेत्र के बारे में बातचीत हुई। देवेंद्र जी ने सूत्र रूप में जो बताया, उसमें भी अभी बहुत सारा अनुसंधान करने की जरूरत है, जिसके बारे में उन्होंने कहा। मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूं। बक्सर के पास ही मेरा गांव है, और गांव का नाम है चुन्नी। इधर दिल्ली की तरफ और पंजाब की तरफ चुन्नी जो बोलते हैं, ओढ़नी को बोलते हैं। मेरा मन बराबर खटकता था इस नाम को लेकर कि भाई ये चुन्नी यहां कैसे चला आया भोजपुरी क्षेत्र में। तो मैंने जब इस जिज्ञासा को पूर्ण करने की एक दिन इच्छा हुई, तो मैंने अपने एक मित्र, जो ग्रामीण मित्र हैं, उनसे मैंने कहा कि भाई जरा लैंड रिकॉर्ड दिखाओ। वो पूरे गांव का लैंड रिकॉर्ड रखते थे, सब लोग उन्हीं के पास जाते थे। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि उसमें चुन्नी नहीं लिखा हुआ था, उसमें चुंदी लिखा हुआ था। च छोटी ऊ की मात्रा, न द छोटी ई की मात्रा, चुंदी। मैं बड़ा चक्कर में पड़ा कि ये चुंदी कौन है। तो फिर बौद्ध स्रोतों से पता चला कि चुंद नाम का एक बहुत बड़ा बौद्ध भिक्षुक था, जिसको मगध सम्राट अशोक ने ये गांव दे दिया था।
मैंने इसके आसपास का सारा गांव, तो उसी के नाम से चुंद, चुंद क्योंकि मालिक था इसलिए चुंदी हो गया। तो जो देवेंद्र जी जो बात कर रहे थे इस पूरे के पूरे क्षेत्र के बारे में, यह क्षेत्र रामायण के समय से इसका उल्लेख मिलता है। इस क्षेत्र का अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, चौबे जी से पूछ के बताऊंगा, या मैं रामचरितमानस को एक बार देखता हूं कि इस क्षेत्र को रामचरितमानस में या रामायण में क्या कहा गया है। क्या देवेंद्र जी कुछ उसमें उल्लेख याद है कुछ, कि विश्वामित्र जी के साथ जब जाते हैं तो ये जो क्षेत्र है उसका नाम बक्सर तो उस समय नहीं था? नहीं, बक्सर नहीं था। हाँ, क्या कुछ उसमें उल्लेख है कि कौन सा प्लेस है? नहीं, उस कहीं इसका नहीं, मुझे भी ध्यान में चरित्र मुझे भी ध्यान में नहीं। ठीक है, ठीक है, उसको मैं देखूंगा, लेकिन मुझे उल्लेख ये ध्यान में आ रहा है कि वो अपने विश्वामित्र जी अपने आश्रम में ले गए, बहुत घना जंगल था, और वहां पर जो एक अध्ययन क्षेत्र था मुनियों का, जो आश्रम, उस पर राक्षसों का आक्रमण होता था और उनके यज्ञ में व्यवधान होता था। आपको सबको मालूम है राम की कथा, ताड़का वध की कथा। लेकिन जो देवेंद्र जी ने जो बताया उस पर भी बहुत इंटरेस्टिंग है, दिलचस्प है, कि राम के मन में एक ग्लानि आई। ठीक है ना, ये चीज जो है ये लौकिक है, माने लोक कथाओं में है, या ये पौराणिक है, माने पुराण में कहीं जिक्र है, या ऐतिहासिक है? क्योंकि ये तो लोग अपने को जोड़ता है ईश्वर से, और फिर लोग अपनी कथा बनाता है। तो इस पर भी लौकिकता, लोक साहित्य, लोक इतिहास और इतिहास के बीच का जो सूत्र है उसको भी पहचानना होगा, और उसको भी देखना होगा कि किस तरह का ये है। ये तो तय था कि राम और लक्ष्मण वहां गए थे और वो विश्वामित्र का आश्रम था, और देवेंद्र जी ने जो बात कही, ये इलाका, ये जो क्षेत्र था, ये माकूल था शिक्षा के केंद्रों के लिए। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पानी चाहिए, भोजन चाहिए, ईंधन चाहिए, और अध्ययन के लिए एक शांत वातावरण चाहिए। तो ये सब वहां उपस्थित था, इसलिए वहां मुनि गए और उन्होंने अपने अपने आश्रम बनाए, विद्यापीठ बनाए उन लोगों ने। लेकिन जहां उन्होंने अध्ययन पीठ बनाया, वहां पर फिर क्या टकराव हो गया? कई लोग ये कहते हैं कि वो ताड़का राक्षस नहीं थी और आदिवासी थी, और वो तंग किया करती थी, और उसके लोग तंग किया करते थे। तो ये जो संक्रांति का और टकराव का जो इतिहास है, उस टकराव के इतिहास को भी देखना पड़ेगा कि राम जिस की हत्या की, राम ने मारा उनको, और फिर पश्चाताप भी किया। देखिए, भारतीय संस्कृति में यही तो है कि अगर संहार है तो संहार की परिणति जो है वो पश्चाताप की। तो सबसे बड़ी बात कि ये एक
प्रमुख शिक्षा का पीठ था। दूसरी बात जो देवेंद्र जी ने कही वो कि एक ये लैंड रूट, ये एक रूट भी था और निश्चित रूप से उस समय जंगलों से गुजरकर जाना बहुत मुश्किल काम था। तो जो गंगा के किनारे किनारे जो रास्ता बनता है उससे यात्रा होती थी और नौका से भी यात्रा होती थी। और ये आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि वहां से गंगा घूमती है, वहां धारा कम हो जाती है, वहां पानी उथला हो जाता है, इसलिए सेनाएं वहीं से क्रॉस करती थी और वहीं युद्ध होता था। चौसा से पहले किसी युद्ध की जानकारी नहीं मिलती है, अगर होगा इतिहास के पन्नों में। तो ये जो हुमायूं और शेरशाह का जो युद्ध है उससे पहले यहाँ किसी युद्ध का जिक्र नहीं मिलता है। ये एक महत्वपूर्ण चीज है, इसको भी देखने की बात है कि अगर इस तर्क पर हम चलते हैं कि यहां से नदी पार करते थे लोग जाने के लिए दक्षिण, तो ये भी देखना होगा कि ये इसका भी परीक्षण करना पड़ेगा। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि महाभारत काल में क्या जिक्र है बक्सर का, इस क्षेत्र का, इसको भी देखना पड़ेगा। क्योंकि आपको क्या अशोक के कोई शिलालेख इसके आसपास मिलते हैं, ये भी देखना पड़ेगा। क्योंकि सारनाथ में तो ठीक है और बुद्ध मगध की तरफ चले जाते हैं, इधर नहीं आते हैं, और पूरा उनका क्षेत्र ये मगध क्षेत्र में ही वो रह जाते हैं। यानी उस समय जो मगध का क्षेत्र था वो दक्षिण की ओर बढ़ा। साम्राज्य पाटलिपुत्र पूरब की तरफ क्यों नहीं बढ़ा? ये एक इतिहास की खोज है कि वो विकसित क्यों नहीं हुआ। अगर इतना बड़ा शिक्षा का पीठ था तो आगे क्यों नहीं उसका विकास हुआ? केवल पॉलिटिकल रीजंस हैं, स्ट्रैटेजिक रीजंस हैं कि और भी कोई सांस्कृतिक रीजन? तो इन सब चीजों पर जो इतिहासकार है वो बातचीत करेंगे, लेकिन जो परंपराएं जिनके बारे में देवेंद्र जी ने बात की वो बहुत महत्वपूर्ण, और जितने भी गांव बक्सर और उसके आस पास हैं, अगर लैंड रिकॉर्ड में देखकर उनके नामों पर चर्चा की जाए तो इतिहास के बहुत सारे पन्ने वहां से भी खुले। अब आपका गांव अहिरौली है, अब देखिए अहि का मतलब क्या होता है? तो सांप। तो सांप के नाम पर भी गांव हुआ, बाघ के नाम पर भी गांव हुआ, उसके बाद ऋषि मुनि के, इसका मतलब था बड़ा घना प्रदेश था, ये तो तय हो गया। लेकिन आज भी और एक चीज देखिए, जब इस क्षेत्र के लोगों ने 1857 के युद्ध में भाग लिया और जो पूर्वी लोग थे उन्होंने अंग्रेजों का बहुत विरोध किया, तो अंग्रेजों ने इस
इलाके के लिए बारे में सोचा कि ये बड़े मिलिटेंट लोग हैं और इनको अलग करके रखो। तो 1857 के बाद यहाँ के लोगों को विकसित नहीं होने दिया गया, जिसकी परंपरा जो लिगैसी आज भी है कि बक्सर एक बड़े कस्बे से ज्यादा आज नहीं लगता है ज्यादा, और जो भी ऐतिहासिक और पौराणिक स्थल है उनका ठीक से विकास नहीं किया गया। नहीं तो जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं देवेंद्र जी, किला और उसके पास पास की जगह, वह ऐतिहासिक धरोहर के रूप में उसका विकास हो सकता था, लेकिन वहां के जो लोग हैं वो सब लोग बाहर निकल गए और किसी ने ध्यान नहीं दिया है। थोड़ा बहुत जिसने ध्यान दिया उसकी तरफ दुनिया ने ध्यान नहीं दिया। तो ये जो लुप्त चीजें हैं, उन लुप्त चीजों के बारे में केवल मैं बक्सर की बात नहीं कर रहा हूं, ऐसे क्षेत्र, ऐसे प्रदेश, ऐसे शहर पूरे भारत में होंगे जिन्हें इतिहास के पन्नों से हटा दिया गया। तो ये जो हाशिए पर खड़े प्रसंग है, इस जो अमृत महोत्सव का ये जो श्रृंखला है, उसका उद्देश्य और महत्व यही है कि ये जो जिनके बारे में लोग जानते नहीं है, केवल कुछ कही सुनी बात ही जानते हैं, उस पर शोध हो ताकि इतिहास का सच सामने आए। क्योंकि इतिहास तो इतिहासकार बनाता है और उसका सच खुद निर्धारित करता है। तो हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा की बात हम लोग कर रहे हैं, तो भारतीय ज्ञान परंपरा के का सच अगर जानना है तो बक्सर जैसे प्रदेशों का सच जानना पड़ेगा। आज देवेंद्र जी ने बहुत सारे मुद्दों को हमारे सामने रखा है। इतिहास के विद्यार्थियों और इतिहास के जिज्ञासुओं के लिए कई मुहाने खोले हैं उन्होंने आज। मैं समझता हूं कि जो हमारे विद्यार्थी, केवल इतिहास के विद्यार्थी ही नहीं, मानविकी के भी विद्यार्थी इस पर काम कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा, जो नाम है गांवों के, उन गांवों के नाम पर काम करना चाहिए और ये पता करना चाहिए कि नाम ऐसा क्यों बना। तो बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र जी, आपने आज एक प्रदेश के बहाने, एक क्षेत्र के बहाने, एक शहर के बहाने आपने इतिहास की उन गलियों में हम लोगों को विचरण कराया जहां जाने में लोग झिझकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने सभी साथियों को बहुत धन्यवाद करते हैं। देख रहा हूं कि रंजन जी लगातार इसे सुन रहे हैं और कई लोग, अभिलाष जी हैं और क्षेत्रीय केंद्र से हैं, मोतीराम जी हैं। मैं लगातार ये देखता हूं कि आप लोग इस कार्यक्रम से, आरसी जयपुर से हैं, तो मैं ये देखता हूं कि लोग लगातार इससे जुड़े रहते हैं और ये बहुत अच्छी बात है। अगला जो हमारा व्याख्यान है, वो सिंह साहब भी आ गए, तो मैं ये कह रहा हूं कि अगला व्याख्यान जो है वो हम साक्षात कर रहे हैं यहीं अंबेडकर भवन में, और सोनल मान सिंह जी आ रही, पद्म विभूषण सोनल मान सिंह जी आ रही। उसका टेलीकास्ट होगा सभी रीजनल सेंटर के पास और ईएमपीसी उसको टेलीकास्ट करेगा, ज्ञान दर्शन पर भी करेगा। आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा प्रचारित कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सुन सकें हमारा 65वां व्याख्यान अमृत महोत्सव का।
ये अमृत काल चल रहा है और इस अमृत काल में हम लोगों को अपने विश्वविद्यालय को एक नई ऊंचाई पर ले जाना है और ऐसी कामना करनी है कि जो नया युग आ रहा है, डिजिटल युग, जिस तरह हम लोग ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के सिरताज हैं, वैसे ही ओपन एंड डिजिटल लर्निंग भी का भी ध्वज हमारे हाथ में हो। इस क्षेत्र में हम लोगों को काम करना है और मुझे विश्वास है कि जितना नेटवर्क हमारे पास है, उस नेटवर्क के साथ इग्नू ही एक ऐसा एकमात्र विश्वविद्यालय है जो इस महती योजना को फलीभूत कर सकता है। तो मैं बहुत बहुत सबको धन्यवाद एक बार देता हूं और औपचारिक धन्यवाद देने के लिए मैं डॉक्टर सुशील तिवारी जी की ओर लौटता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज हमने दो अत्यंत ही महत्वपूर्ण वक्तव्य सुने। साहित्य, संस्कृति, इतिहास, इन सब के बीच से गुजरते हुए हमने बहुत सारी चीजों को जाना, सोचा और समझा। मैं स्वयं उस क्षेत्र का रहने वाला हूं, इसलिए एक पंक्ति बोलने का लोभ संवरण नहीं कर पा रहा हूं कि जिसकी चर्चा आदरणीय देवेंद्र जी ने भी की और आदरणीय सत्यकाम सर ने भी की, कि इतिहास के बहुत सारे अनछुए पहलू जिनकी तरफ लोगों का ध्यान नहीं गया, लेकिन ये जो गंगा घाटी सभ्यता का क्षेत्र है, यहाँ के लोग ने उसको बचा करके रखा है और आप दोनों लोग के बड़े अध्येता हैं, इस चीज को जानते हैं। तो अगर उन पहलुओं को हमें खंगालना है, उन तक पहुंचना है, तो उस लोक तक पहुंचना पड़ेगा और उस लोक तक पहुंच करके ही हम उस सही इतिहास दृष्टि को प्राप्त कर पाएंगे जो इस क्षेत्र के इतिहास को व्याख्यायित करने में हमारी मदद करेगी। आदरणीय देवेंद्र जी, आप आए हमारे बुलाने पर और आपने बहुत ही समृद्ध व्याख्यान प्रस्तुत किया। मैं संपूर्ण विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आपका आभार व्यक्त करता हूं और इस आशा के साथ कि अगर हम फिर बुलाएं तो आप फिर अवश्य आएंगे, हमारे अनुरोध को स्वीकार करेंगे। जैसा कि आदरणीय सत्यकाम सर ने कहा कि इस पूरे ही उपक्रम के अगुआ, मुखिया और हमारे विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय आदरणीय प्रोफेसर नागेश्वर जी राव, जिनकी प्रेरणा से हम लगातार इन कार्यक्रमों का आयोजित कर रहे हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं, उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय प्रोफेसर सत्यकाम जी, माननीय समकुलपति और निदेशक स्वाधीनता संग्राम तथा प्रवासी अध्ययन केंद्र, जिनके नेतृत्व में यह सारा आजादी का अमृत महोत्सव का अभियान हमारे इस केंद्र की ओर से चल रहा है और आगे भी कई योजनाएं हैं। जैसा कि कई बार हमने कहा है कि इसकी एक ई बुक भी हम लोग बना रहे हैं, इन सारे व्याख्यानों को एडिट करके भी यूट्यूब पर अपलोड किया जा रहा है, वह भी धीरे धीरे आप लोगों के सामने आएगा और आगे भी कई योजनाएं हैं। तो इन सब योजनाओं के अगुआ आदरणीय प्रोफेसर सत्यकाम जी को भी मैं धन्यवाद देता हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं। मैं विश्वविद्यालय के सभी माननीय समकुलपतियों को भी धन्यवाद देता हूं, विश्वविद्यालय के सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद देता हूं, विश्वविद्यालय के सभी क्षेत्रीय केंद्रों के निदेशकों को धन्यवाद देता हूं और इस कार्यक्रम से जुड़े सभी लोगों को धन्यवाद देते हुए उनका आभार व्यक्त करता हूं। हम अपने कार्यक्रम का अंत राष्ट्रगान से करते हैं, तो आप सबसे अनुरोध है कि राष्ट्रगान के सम्मान में अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और संजय जी से अनुरोध है कि कृपया राष्ट्रगान का संचालन करें। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता।